इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब, जो कि मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारी रोही की रिपोर्टर हैं अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? कैसी जा रही है मॉर्निंग? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है चले, अच्छी बात है। आज जो है हम अलिशबा से इनकी बीट से रिलेटेड जानेंगे। इस टाइम सरकारी स्कूलों के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम सरकारी स्कूल जो है हमारे वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम बच्चों को क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं बच्चे, क्योंकि हमारे इस टाइम जो एजुकेशन है उस पर कितना काम हो रहा है ये जानेंगे। और इसके साथ ही सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो यूनिवर्सिटी के हवाले से हम आज जानेंगे इस टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। और साथ ही अभी आपको पता है कि एडमिशन्स भी जारी हैं, तो एडमिशन्स के हवाले से भी सर से जानेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी को किस तरीके से जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मसाइल हैं उनके चैलेंजेस को किस तरीके से हल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग के हवाले से जो है वो किस तरह का स्कोप है, बच्चों का इसकी तरफ जो है वो कितना इंटरेस्ट नजर आता है, और हमारे हुकूमत की तरफ से भी इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, ये आज सर से जानेंगे। सर सबसे पहले तो बताएं क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, मौसम जो है वो चेंज भी हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपने ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ किया। हमारे जो रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए वो मशअल राह हैं। तो आपने बताया कि उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, तो उन्होंने तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको किसी न किसी तरीके से तालीम के जेवर से आरास्ता होना चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सेशन आपने 12 रबीउल अव्वल में बनाया है। तो मैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ज़रूर बताऊँगा। एक तो सबसे पहले ये है कि मुल्तान के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एग्रीकल्चर की है और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पहले समझते थे ये यूईटी लाहौर का कैंपस है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है और वाइस चांसलर भी तभी तैनात होता है जब उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। तो स्टैब्लिश ये ऑलमोस्ट इकट्ठी हुई थी, लेकिन वो स्ट्रेंथन हो गई जो इस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी। उसकी वजह मेन ये भी थी कि वो मुल्तान के अंदर उसका जो है लोकेशन बहुत अच्छी है। हमारी यूनिवर्सिटी मुल्तान बहावलपुर रोड लाड़ एक जगह 14 फैज, वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ पे मसाइल जो देखा जाता है, वहाँ के लोगों का ज़मीन जो ली जाती है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, हालांकि पेमेंट भी हो चुकी है, कोई दीवार नहीं बनने दे रहा, कोई इस तरह के मसले हैं। तो वहाँ पर 4 बिल्डिंग्स इस वक्त जो सी हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इंशाल्लाह मेरा तो पैशन है, अभी बिजली के कनेक्शन के लिए भी सब कुछ काम हो रहा है। और पानी और सीवरेज, बिजली आएगी तो वही पानी जो सा है उसके लिए हम पंप भी हमने ले लिया है। तो जैसे ही ये 3 सहूलतें सीवरेज, पानी और बिजली आ जाएगा तो कम से कम मैं वहाँ क्लासेस शुरू कर दूंगा। और इस सेमेस्टर के दौरान, जो कि ये फॉल सेमेस्टर आ रहा है 24 का, तो इसमें हम क्लास जो है कम से कम वहाँ पे कंडक्ट करेंगे। चाहे दीवार पूरी नहीं भी बनती तो वहाँ पे हम बच्चों को लेके जाएंगे, टीचर्स को लेके जाएंगे, फिर वो शाम को वापस इधर आएंगे। थोड़ी सी एफर्ट है, लेकिन व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर जो है ना, हम वहाँ पे इस चीज को लोगों को भी एहसास नहीं होगा कि ये यूनिवर्सिटी है, इसकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। इंजीनियर्स बिल्ड अ नेशन। अगर इंजीनियरिंग की तालीम जो सी है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि सर हम तालीम की बात तो करते हैं, हम स्किल्स की भी बात करते हैं। स्किल्स जो है वो कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे इस टाइम अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर नौजवान हैं, माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, पोटेंशियल है, पढ़ना भी चाहते हैं, तरक्की भी करना चाहते हैं, तो हमारे पास वही होता है कि प्लेटफॉर्म और फैसिलिटीज जो है उस तरीके से हमें जो है वो मुहैया नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, इंजीनियर्स जो है खाली ये नहीं है कि खाली किताबें पढ़ के या स्लाइड्स पढ़ के A ग्रेड ले लिया या B+ ले लिया। ये से कोई, वो जब तक वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स, लैब्स नहीं होंगी तो तब तक वो इंजीनियर बन नहीं सकता। लैब्स हमारे पास मुनासिब हैं, लेकिन देयर इज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो नई नई चीजें हैं, उसके लिए साजो सामान लैब का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंडिंग वैसी नहीं है। सही, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस हैं। तो हम ये समझते हैं कि IMF की कुछ शराइत हैं, कुछ पैसे जो उनसे हैं कहीं और इन्वेस्ट होने हैं, वो गवर्नमेंट के अपने मैटर्स हैं, जिसकी वजह से
इस वक्त हमें वो फंडिंग नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही। तो वो लैब्स अभी ड्यू हैं, जिसको हम लेटेस्ट, मेरा जो विजन है ना, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ 2 चीजों पे। जब मैं मुल्तान आया मैंने देखा कि ये जो बच्चे हैं ना, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो उनसे बहुत वीक हैं। या तो हम तरक्की याफ्ता होते जर्मनी और जापान की तरह, चाइना की तरह, बिल्कुल, कि हमें किसी इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है। अब जब इंग्लिश की जरूरत है तो हमें मैंने एक लैंग्वेज सेंटर बनाने का प्लान है मेरा, कि वहां पे जाके कि जहां पे आपके पास स्क्रीन्स होंगी, आपके पास साउंड सिस्टम बड़े अच्छे होंगे, बच्चों को आईएल्ट्स और टोफल की तैयारी वहीं पे हम अपने कोर्सेज में कराएं, ताकि जब वो बाहर दाखिले के लिए जाए तो उनको आसानी, उनको अवेयरनेस हो। हाँ। क्योंकि यहाँ के बच्चे जो से हैं अभी इस चीज से अवेयर नहीं है कि हाउ टू गो अब्रॉड। दूसरा एक मेकर्स लैब है। मेकर्स लैब मेरा एक विजन है। मेकर्स लैब जो है, मैं चाहता हूँ एक शेड के अंदर एक जबरदस्त किस्म की लेबोरेटरी हो, जहाँ पे इंजीनियर्स जो से वो काम कर रहे हैं, नई नई प्रोडक्ट्स बन रही हो, और उसको हम इंट्रोड्यूस कराएं और किसी न किसी तरीके से सोसाइटी की और गवर्नमेंट की हेल्प कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मजीद भी आपसे जानेंगे, इसके साथ ही अलिशबा से भी जानते हैं। अलिशबा, एजुकेशन के हवाले से ही बात हो रही है तो सरकारी स्कूलों की बात कर लेते हैं। इस टाइम सरकारी स्कूलों में जो है वो अभी तक बुक्स के हवाले से वो मसला जो है वो अभी तक वैसे का वैसा हल नहीं हो सका। क्या कहेंगे इस बारे में? जब नया तालीमी साल शुरू हुआ था तो ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं बुक्स ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो किताबें ले सकें। और एक जो कोर्स होता है ऑलमोस्ट वो 6 to 7 जो होता है 1000 के दरमियान आता है। तो अभी जो है, जब हमने देखा नया तालीमी साल शुरू हुआ तो सिर्फ 30% बुक्स आई थी। अब ये देखें कि सितंबर की जो लास्ट वीक है उसमें फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो जाने हैं, जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पर वो 30% बुक्स आई थी, न्यू एडमिशन को अलॉट की गई थी। अगर हम सिर्फ मुल्तान डिवीजन की बात करें तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 1209 स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। अब उनमें से 30 जो बुक्स थी, इन्होंने कहा कि हम बुक बैंक बना लेंगे। बुक बैंक का मकसद ये था कि जो बच्चे 7th में चले गए हैं तो उनसे 6th की बुक्स ले लेनी। पर वो बुक्स ऐसी थी कि बच्चे नहीं पढ़ सकते। और अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक की जानिब से कि जो आने वाला साल है उसमें निसाब भी तब्दील कर दिया गया है। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं बच्चों के लिए। जैसे कि पेपर में भी हमने पिछले साल देखा कि इन्होंने पैटर्न चेंज किया था, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन ऐड किए गए थे कुछ फीसद 30%, ताकि बच्चे जो हैं सिर्फ क्रैमिंग ना करें, रट्टा लगा के ना पढ़ें, उन्हें चीज़ों की नॉलेज भी हो। बट अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था, एक तो टीचर्स का इशू आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है इंग्लिश पढ़ा रही है तो वो लैंग्वेज की टीचर है, तो उसमें लिंग्विस्टिक जब अब ऐड कर दोगे तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं है। बेसिकली एमए इंग्लिश है, वो सिंपल इंग्लिश पढ़ा सकती है, लैंग्वेज पढ़ा सकती है। तो इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी टीचर्स की भी बात की जाए तो तकरीबन टीचर्स जो हैं वो ही हमारे डिवीजन में तकरीबन 600 टीचर्स हैं जो नहीं हैं, जिनकी सीट्स खाली हैं। इसी तरह हम क्लास 4 के मुलाजिम की बात करते हैं। अभी हम अपने ही पास के स्कूल के लिए लेते हैं, मुस्लिम स्कूल की, जो बॉयज मुस्लिम स्कूल है, उसमें 2300 बच्चे जो हैं जेरे तालीम है। पर उधर क्लास 4 के सिर्फ 4 मुलाजिम हैं जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे निज़ाम दरहम भरम होता है। ऑब्वियसली कि जब उनके वॉशरूम साफ नहीं होंगे, बच्चों को साफ सुथरा माहौल नहीं मिलेगा, हाँ। तो बीमारियां अलग फैलेंगी। आप जितनी मर्जी डेंगू बचाओ मुहिम चला लें, जितनी मर्जी कैंपेन्स चल जाएं, बच्चे खुद भी आप बेशक क्लासरूम्स में बच्चों को लेक्चर्स दे दें, बट वो सिर्फ ऐप की हद तक, तस्वीरों की हद तक सफाई हो सकती है। क्योंकि वो ऑब्वियसली 2300 बच्चे के स्कूल में एक स्वीपर होगा तो वो मसला करेगा। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह किताबों का ये मसला है कि किताबें अब बच्चों को नोट्स बना के टीचर्स की तरफ से एफर्ट की गई, नो डाउट चेक एंड बैलेंस है, वो पहले की तरह नहीं रहे सरकारी स्कूल, उधर बहुत इंप्रूवमेंट आ चुकी है अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें। अब मेन चीज होती है कि आप वसाइल भी पैदा करो। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स को वो वसाइल तो मिलेंगे तो टीचर्स काम करेंगे। प्रिंसिपल को जो एनएसबी फंड होता है वो मिलेगा तो प्रिंसिपल सही तरह काम कर सकेंगे। अभी हमने देखा कितनी ज्यादा बारिशें हुई थी, तो बारिशों की वजह से स्कूलों में पानी इकट्ठा हो गया था, काफी सारे स्कूल ऐसे थे। अब वो जो था सब कुछ अपनी मदद आपके तहत हो रहा था, यानी स्कूल जो सरबराह था उसकी एफर्ट थी जो स्कूल साफ हुए हैं। हाँ, कहीं पे वासा को कांटेक्ट किया गया था कि आप यहाँ पर आके
जो बड़े स्कूल थे इधर से पानी वो करते हैं। कुछ स्कूलों की छतें ऐसी थी जहाँ से पानी गिर रहा था, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अब उनके लिए ये होता है कि जब फंड जारी होता है ना आसमा, अगर फॉर एग्जाम्पल मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 लाख रुपए फंड आया है एनएसबी के लिए, तो ये 1209 स्कूलों के लिए बहुत कम है, क्योंकि ये उनमें डिवाइड होगा और उनमें ऐसा होता है कि बिजली के हैं उनके और देगर जो मामलात होते हैं वो होते हैं, तो इनके लिए बाकायदा से फंड आने चाहिए जो टीचर्स भी आसानी के साथ बच्चों को पढ़ा सके। अब किताबों का आप मसला देख ले, नोट्स से बच्चे नहीं पढ़ सकते, और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ज़ेरे तालीम है उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो आप व्हाट्सएप के जरिए उनको चीजें प्रोवाइड कर दे, या हर किसी के घर में टैब मौजूद नहीं है। जब ऑनलाइन सिस्टम हुआ था कितनी प्रॉब्लम हुई थी। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए हैं। यानी आपके पास टैलेंट है, लेकिन आप उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इसमें मजीद बात करेंगे, जानेंगे। नाजरीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरीके से एजुकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस टाइम सरकारी स्कूलों के हवाले से कि मसाइल और चैलेंजेस तो हमारे मुआशरे में इस टाइम बहुत ज्यादा है। सर एजुकेशन को लेकर जो है वो वैसे ही हमारे बड़े मसाइल हैं। आप क्योंकि एक यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, तमाम चीजें होंगी, आप क्या देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है? कुछ तो अलिशबा ने बताया कि फाइनेंसिस की कमी की वजह से वो चीज, आपका स्टाफ भी जो सा है वो भी पूरा नहीं है। सफाई की बात करते हैं, जब वो स्वीपर्स नहीं होंगे, सफाई करने वाला स्टाफ नहीं होगा, तो ये तो बड़ा मसला है। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूँ सबसे बड़ा मसला है इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में कि जब हमारे पास बच्चा आता है उसके पास स्किल सेट बिल्कुल नहीं होता। प्रैक्टिकल्स जो से हैं स्कूलों से बिल्कुल ही खत्म हो गए, ऊपर से कॉलेजेस में भी प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा। हमारे जमाने में बाकायदा लैब्स होती थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, और सब बच्चे पूरे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उनको बाकायदा चेक किया जाता था। अब जब ये कल्चर खत्म हो गया तो हमारे पास बिल्कुल एक रॉ मटेरियल जिस तरह होता है ना, इस तरह का बच्चा आता है, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की बिल्कुल किसी किस्म के स्किल नहीं होते। अब इंजीनियरिंग में आने से पहले आपको थोड़ा बहुत जो सा है हैंड्स ऑन स्किल नॉलेज तो होता ही है, लेकिन हैंड्स ऑन स्किल जो सा है थ्योरेटिकल के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का होना। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से और स्कूल वाले। कल भी मैं कॉलेज में एस्पायर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास बैठा था, मैं कहा मेक श्योर कि हर बच्चा एक्सपेरिमेंट जरूर करे। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो बकायदा प्राइवेट कॉलेज फिर भी देख रहे हैं, सरकारी कॉलेज में लैब ही खत्म हो गई है। तो वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, लैब्स को दोबारा इसको स्टार्ट करें, क्योंकि कॉलेज और स्कूल ही नर्सरी है यूनिवर्सिटीज की। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी की नर्सरी ही अगर खराब होगी तो कैसी प्रोडक्ट आएगी, हम कहां तक उसको ट्रेन करके उसको बाहर हम इंटरनेशनल लेवल पे ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आपने सुना, क्योंकि हमारी हम अभी ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि हमारी प्रायोरिटीज में ही नहीं ये चीज शामिल ना कि एजुकेशन, और तीन तो चीजें हैं। एक बेसिक हमारी जो हम लेकर चलते हैं कि हमारी एजुकेशन हो, इलाज हो, और जी बेसिक जो आपकी जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं, हम तीनों में ही हमें रिलीफ नहीं है। तो एजुकेशन दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, और उसके बाद जो है लोग बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस और बढ़ गए हैं कि किस तरीके से तालीम हासिल करें। मतलब एक सेमेस्टर की भी आपकी जो फीस है वो आपकी जो है वो लाखों में चली जाती है। तो सर इस हवाले से भी थोड़ा सा प्लीज गाइड करिएगा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इस टाइम बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो मसला है, जो चैलेंज है वो यही है। मैं बिल्कुल समझता हूँ क्योंकि माँ बाप के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पे कर सकें। अब मेरी सरकारी यूनिवर्सिटी है तो इसमें फिर भी जो है ना HEC के कुछ फंड्स, स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं। कोई गवर्नमेंट ने भी एहसास स्कॉलरशिप या पीफ स्कॉलरशिप के नाम से ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंस जो है ना कुछ, कोई ऑर्फन्स हैं, कोई यतीम है, कोई नहीं, उसकी आमदनी बहुत कम है, तो कुछ ना पार्शल। लेकिन फीस भी हमारी कदरे कम है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो सी हैं उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, और वो उसी तरीके से वो जो लाख रुपए एक सेमेस्टर का ना, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो सी कम से कम 1 लाख रुपया, कोई कम से कम भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना जो लो लेवल की, वो भी इतना ले रही है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फिर भी सहूलत है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फैसिलिटी अभी वो उस लेवल पे हम नहीं ला सकते कि बच्चों की तमाम की जरूरियात। फिर वो इंस्टॉलमेंट के लिए आते हैं, फिर फीस नहीं होती, फिर वो ऑडिट के ऑब्जेक्शंस बन जाते हैं यूनिवर्सिटी में कि आप फीस क्यों नहीं लेते। अब हम इम्तिहान से, अगर एक बच्चे ने जिसने फीस नहीं दी वो रो रहा है कि मैं इम्तिहान दे लूं, अब बाज़ ये कहा जाता है कि जी आप इम्तिहान क्यों देने देते हैं कि उसने फीस नहीं दी। लेकिन फिर भी ये है कि हम उसके फ्यूचर से तो ना खेलें, तो थोड़ा सा फिर, लेकिन ये पर्सपेक्टिव जो सा है, लेकिन ये हमारे लिए फिर नेगेटिव बन जाता है यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसकी फीस कहाँ से दें।
तो इसी में ये है कि हम अपनी कुछ एलुमनाई से हेल्प लेते हैं। सही। मेरा एक स्टूडेंट है, वो इसका बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, उसने अभी रिसेंटली हमें 24 लाख रुपए दिया कि ये मैंने उसको दिए, फीस वाउचर दिए कि ये गरीब और यतीम बच्चे हैं। अब हमारे पास ये गवर्नमेंट का फंड भी इतना नहीं है कि हम इनको कर सकें, कुछ अपनी जेब से भी बल्कि हम कुछ कर देते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स मिलते हैं, लेकिन उसने फिर 25 लाख देके उनकी फीस अदा की। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें ये लोग भी जो से माशरे में बड़े अच्छे भी हैं, मदद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते हैं अच्छे लोगों की वजह से भी दुनिया चल जी, रही है। ऐसे ही। जो भलाई के कामों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा जी, लेते जी, हैं। तब से सबसे पहले तो ये आता है कि अच्छा किसी की जात को भला हो जाए ना। जी, बात तो ये होती है कि ऐसे। किसी का फ्यूचर बन जाएगा तो वो किसी मुकाम पर पहुंच जाएगा, जी, जी, सर्व जी। करेगा मुल्क के लिए। अच्छा सर, इसके साथ ही प्रोग्राम्स के हवाले से भी जानना चाहूंगी, इस टाइम कौन कौन से प्रोग्राम्स जी जो जी हैं जी, वो ये आप बड़ी लोगों- इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें अभी तक हमारे पास 3 इंजीनियरिंग प्रोग्राम, तीसरे का तो मैंने अभी आके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हमें इजाज़त लेनी पड़ती है सही। और अपने रिसोर्सेज दिखाने पड़ते हैं, फैकल्टी दिखानी पड़ती है, फिर वो इजाज़त देती है कि आप ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो अभी हमारे पास केमिकल और इलेक्ट्रिकल तो चल रहा था, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फूड इंजीनियरिंग। ये हमने शुरू किया है अच्छा। कि ग़िज़ा के अंदर उसको प्रिजर्व करना, जो चीज़ हमारी जो सेहत के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका, तो ये इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, तो इसके दाखिले भी आजकल हो रहे हैं। तो फूड इंजीनियरिंग इज अ न्यू थिंग, जो मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कैसे हमने शेल्फ लाइफ किसी फूड की बढ़ानी है, कौन कौन से इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, सेहत के असूलों के मुताबिक कैसे चलना है। तो इसको हमने अभी केमिकल इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंदर शुरू किया है। अच्छा। बट आई एम वेरी होपफुल और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इट विल वर्क इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। सर, स्टूडेंट्स का कितना रुझान देखते हैं? हाँ जी, इंजीनियरिंग की तरफ कम है, हमारे पास दूसरे प्रोग्रामों में कंप्यूटर साइंस भी है। ठीक है। हम बीबीए भी करवा रहे हैं। ठीक है। हम बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी करवा रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम भी हैं। स्टूडेंट्स जो उनसे हैं हमारे इंजीनियरिंग में केमिकल और इलेक्ट्रिकल क्योंकि हमारे प्रोग्राम है तो उसमें तो दाखिले हो गए। ठीक है। इसमें हमने अब इंजीनियरिंग काउंसिल ने वैसे प्री मेडिकल वालों को भी इजाजत दी है कि वो इंजीनियरिंग में आ सकते हैं अगर वो एंट्री टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी ये एमडी कैट भी हो रहा है, ये जो मेडिकल तो उसके बाद जो सा वी आर एक्सपेक्टिंग के बच्चे कुछ जो से हैं उसके बाद भी हमारे पास आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली, एक चीज एकदम नहीं होती, लेकिन बड़ा मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी, उम्मीद है तो दुनिया भी चल रही है और जाहिर सी बात है हम हमारा मसला ये है कि हमने मसाइल को भी लेके चलना है कि कितने हमारे मसाइल हैं और साथ में हमने पॉजिटिव चीजों को भी साथ लेके चलना है कि जो चीजें हो रही हैं पॉजिटिव, तो ये दोनों चीजें जो है वो हम मस्बत और मनफी पहलू जो है वो दोनों सामने रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम हॉकी लीग के हवाले से बात करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से बात होगी इस टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज के हवाले से जो है हम हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारे पहले स्कूलों के ग्राउंड्स बड़े खूबसूरत भी होते थे। सरकारी स्कूलों के तो हम हमेशा देखते थे कि लाजमी एक पीरियड जो है वो स्पोर्ट्स के लिए होता था और उसमें जो है वो डिफरेंट गेम्स जो है वो खिलवाई भी जाती थी, ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस हवाले से बताइएगा, अब हॉकी लीग स्टार्ट हो रही है, स्पोर्ट्स पे कितना काम हो रहा है? जब हमारे पहले वाले सेक्रेटरी थे, पहले जो सेक्रेटरी रह चुके हैं डॉक्टर एहतशाम, उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जो स्कूल के सेक्रेटरी थे। तो उनमें सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट था बेसिकली वो ये था कि स्कूल ओलंपिक स्टार्ट किया गया था। आपको भी याद होगा, तो पूरे जुनूबी पंजाब में ये स्कूल ओलंपिक स्टार्ट हुआ था और उसमें सबसे अच्छी जो गेम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो हम भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं, वो थी हॉकी। और उन्होंने ये कहा था कौमी खेल है हमारा और बच्चे बिल्कुल भूल चुके हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आपने भी अक्सर देखा होगा, हमारे जो न्यू जनरेशन है उसको बस क्रिकेट याद रहती है। तो अगर हम डिफरेंट गेम्स से उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाएंगे या स्कूल में सिर्फ एक अगर स्पोर्ट्स खेला जाएगा तो वो क्रिकेट है, तो ये बहुत नाइंसाफी होगी। और गर्ल्स का क्या होता था, सिर्फ बैडमिंटन। तो गर्ल्स के स्कूल में भी तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमने गर्ल्स की अलग टीम्स बनी। पिछले साल
साल भी बॉयज की अलग टीम्स बनी, और अभी भी जो हॉकी लीग हो रहा है उसमें जो जनूबी पंजाब की 3 टीम्स सेलेक्ट होकर लाहौर जाएंगी खेलने अपर पंजाब, और जो एक बेस्ट टीम होगी उसको अवार्ड मिलेगा। इसी तरह आगे स्कूल ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें जो है तकरीबन 15 से ज्यादा गेम्स होंगी। और उससे पहले भी हमने अभी देखा, 1 माह पहले भी एक जो हमने टूर्नामेंट देखा, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ और गर्ल्स की टीम आई, बाकायदा विहाड़ी, भावलपुर और मुल्तान की टीम के माबैन जो एक टक्कर का मुकाबला था जिसमें तकरीबन विहाड़ी ने विन किया था, और वो बहुत एक अच्छा मुकाबला रहा। और मैंने जब जाके मैं कवरेज करने गई तो मैंने देखा बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके गेम्स खेल रहे होते हैं और उनका एनर्जी लेवल ही और होता है। मतलब अगर आप इन एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं, और मैंने देखा कि ऑफिसर्स जो थे, बाकायदा एजुकेशन ऑफिसर्स जो थे वो भी इस पे एक किस्म का तवज्जो दे रहे थे, बच्चों को आगे ला रहे थे। और हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं जिनकी बहुत कमी थी, और जो हमारे कुछ स्कूलों में हैं भी, तो वो बिल्कुल ऐसे थे कि वो काफी सालों से कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। उन्हें एक्टिव होता हुआ देखा गया, उनमें एनर्जी आई, जो बच्चों में उनमें एनर्जी आई तो बच्चों में एनर्जी आई। और जो स्पोर्ट्स के लेक्चर थे वो भी पिछले साल होते रहे हैं। एक दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान में भी आएगा। डीजी खान में जो है सीएम ने ये प्रोजेक्ट जो है अभी इसका इनॉग्रेशन किया था। ये भी डॉक्टर एहतशाम का एक विजन था कि जो बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा झोपड़ियों वाले बच्चे भी कुछ स्कूलों में पढ़ने आते हैं। अब ये था कि जब इनरोलमेंट हमने बढ़ाने का कहा था, मतलब गवर्नमेंट ने बढ़ाने का इनरोलमेंट कहा था स्कूलों में तादाद, तो इसमें यह था कि जो आसपास के बच्चे तो उन्होंने कहा वो देखे जो नहीं पढ़ रहे, आया उनको क्या ऐसी मजबूरी है कि वो बच्चे या तो भीख मांगते हैं, या तो फिर उनके माँ बाप कहते हैं कि बच्चा 1000 रुपए दिन का कमा के लाएगा, मैं पढ़ने क्यों भेजूं, मुझे कोई जवाब दो। तो ऐसा हुआ था कि कुछ फंड्स बनाए गए थे, जो टीचर्स हैं बाकायदा उनके पेरेंट्स को महीने के कुछ पैसे देते हैं, पढ़ाने के पैसे देते हैं, जो कि हम हमेशा अगर नेगेटिव चीज देखते हैं तो हमें पॉजिटिव चीज भी देखनी चाहिए। स्कूलों में ये काम भी हो रहा है कि उन बच्चों को बाकायदा बुलाया जा रहा है। और पिछले साल एक बच्चे के साथ जिसकी पोजीशन आई थी, वो बाबा आइसक्रीम पे काम करता है वो बच्चा, और उसके जो मार्क्स थे वो उसने जो पंजाब बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। मतलब वो इतना मेहनती बच्चा, और उसके घर में बल्ब भी नहीं होगा, वो झोपड़ी में रहते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चों को मौका देंगे जिनको शौक है पढ़ने का, कुछ बनना चाहते हैं, पर घर में या तो वसाइल है या तो घर वालों की सोच ऐसी है, वो है ना बिजनेस माइंड, हमारे 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चे दिन का 10,000 रुपए कमा के लाएंगे। ये तो बकायदा मैंने लोगों का यही होता है ना कि ये बकायदा मैंने स्टोरी की कि वो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे घर में। बिल्कुल ऐसे। इसमें मजीद हम इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात हो रही है, इंजीनियरिंग के हवाले से बात हो रही है कि किस तरीके से जो है हमारे बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं, प्रोग्राम्स जो हैं वो भी सर हमें साथ साथ बता रहे हैं कि जिन प्रोग्राम्स में आप आ सकते हैं। अच्छा सर, कल ही मैं एक देख रही थी, हमारे बच्चों में जितना पोटेंशियल के हवाले से बात कर रहे थे कि बच्चों में पढ़ने का शौक, जिस तरह अलिशबा भी कह रही थी, वहाँ पर जो है 11 साल बच्ची जो है डाटा साइंस में जो है वो अपने मतलब हमारे बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ रिपोर्ट पे काम हो रहा है, जैसे हम कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी एडवांस, अब हम AI का दौर है, लोग इस तरफ जा रहे हैं, और हम जो है अभी जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, जैसे अब लैब्स की बात कर रहे थे, हम इन फैसिलिटीज से बहुत पीछे हैं। हाँ जी, और इस तरह के बच्चे फिर बाहर जाके सर्व करते हैं। इसमें असल में ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि AI का प्रोग्राम आप ओवर एम्बिशियस होकर शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने वाला जिसको उस लेवल पे पता हो कि कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है AI, और AI का असल मकसद क्या है, कब अप्लाई होता है। हर चीज पे, आम डाटा पे तो AI की जरूरत नहीं है, तो दैट विल बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। तो जब डाटा सेट इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब आपकी प्रॉब्लम, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ टू मेक इट अंडरस्टैंड कि AI कहाँ पे अप्लाई होता है। जिंदगी जिस तरह नॉन लीनियर का मतलब यह है कि अनप्रेडिक्टेबल, जहां पे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वहां पे आप AI अप्लाई करते हैं। कि जिस तरह फॉर एग्जांपल लाइफ में अचानक आप जा रहे हैं, आप हंसी खुशी जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका एनालिसिस, ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पे बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें डेटा साइंस भी उसमें आ जाता है, उसमें आपके पास डीप लर्निंग आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाता है।
तो इस वक्त जो सा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें एक दो एक्सपर्ट्स हैं, अभी मैंने कुछ फैकल्टी नहीं रखी है कि दे हैव स्टडीड ऑल दीज कोर्सेज। अब उनको हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसको हायर लेवल पे जाके रिसर्च के साथ, अब चैट जीपीटी देखने की ऐसी चीज बन गई है कि आपकी बनी बनाई तकरीरें, बने बनाए सॉफ्टवेयर, तमाम चीजें पेड होगा। हाँ। अच्छा, अब आप जो बोल रहे हैं ना उसकी वीडियो भी बना के दे देगा वो। चैट जीपीटी में वीडियो भी बन जाती है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। सही। सो एवरीथिंग इज सो इजी। अब जो बच्चों को असाइनमेंट देते हैं वो चैट जीपीटी पकड़ते हैं और वहां से। अब इसका तरीका ये नहीं है कि हम बच्चों को डिस्करेज करें, हम तरीकाकार ये कि इसकी असेसमेंट का टूल ऐसा बना दें कि ये जो आपने जमा कराया है उसमें से आप उसका छोटा सा एग्जाम रख लें, फिर वहां से उसका एनालिसिस करें कि इसको ये आता है। अगर वो चीज भी सीख जाए ना जो चैट जीपीटी ने बताई है, तब भी हम समझेंगे कामयाबी है। बात ये है ना कि हमने उसके ऊपर वर्क कितना करना है, ये बात है। जिस तरीके से हम एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात करें, वहीं पर सरकारी स्कूलों के साथ साथ महकमा स्पेशल एजुकेशन की भी हम बात करेंगे। इस टाइम अलिशबा से जानेंगे, इस टाइम बच्चों के स्कूलों में जो है बहुत सारे मसाइल भी हैं। एक तो उनके बुक्स का भी हमने देखा था कि जो बच्चे नाबीना हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं। अच्छा, अभी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं अलिशबा, इस हवाले से बताइएगा। बेसिकली ना महकमा स्पेशल एजुकेशन के अगर आप स्कूल विजिट करेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आप देखेंगे किसी भी चीज की कमी है। उधर जाके स्कूल्स बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इवन के उनके सेंटर्स बनाए गए हैं स्कूल में ही। बच्चों के बेसिकली जो बच्चे होते हैं इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं जो जिस्मानी माजूद होते हैं, एक जहनी माजूद होते हैं, एक डफ एंड डम होते हैं और एक जो होते हैं ब्लाइंड बच्चे होते हैं। तो इन चारों कैटेगरीज के लिए जहां अलग अलग स्कूल्स हैं वहीं पे एक कंबाइंड स्कूल भी बनाया गया है और एक कॉलेज भी मुल्तान में मौजूद है। अब बेसिकली क्या है, बच्चे कम है, स्कूल बना दिए गए, स्टाफ प्रॉपर है हमारे पास स्पेशल एजुकेशन का, उसमें इनरोलमेंट बहुत कम है और इसकी मेन वजह यह है कि अवेयरनेस नहीं है। अब एक बच्चा, आप किसी से भी जाके अभी नॉर्मली पूछ लें किसी से जाकर, जो बच्चा मेंटली चैलेंज बच्चा है क्या वो स्कूल जा सकता है? पेरेंट्स को नहीं पता वो स्कूल जा सकता है। अच्छा, मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं। आप अब डिपार्टमेंट का काम था, अगर इतना पैसा लगा के एक इदारा मतलब बनाया गया है तो अवेयर करने की भी जरूरत है। अब उन बच्चों की कैटेगरीज होती हैं जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, जिनकी पढ़ाई होती है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि बच्चे को पहले उनका मेडिकल टेस्ट होता है कि इसको किस कैटेगरी में डालना है और फिर उनके स्कूल में उनको कैटेगरी वाइज पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जो है वर्ड्स पिक कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, ए बी पहचान कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल ही, आपने देखा होगा, बिल्कुल हिल जुल नहीं सकते, उनको पता ही नहीं होता मूवमेंट क्या होती है। तो बेसिकली इसमें स्पेशल एजुकेशन में जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उन्हें इस तरह पढ़ाया जाता है कि जो कैटेगरी हमारे पास 1 है, जो बहुत ही खतरनाक कैटेगरी है, उसमें उनको ये सिखाया जाता है कि आप मतलब चलते कैसे हैं, सॉक्स कैसे पहनेंगे, अपना ख्याल कैसे रखेंगे। और फिर उनके लिए वहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो सेंटर बनाया गया है, कुर्सी बुनना, कि बच्चा जो है किसी का मोहताज ना रहे। और उसकी मैं समझती हूँ इनकी एजुकेशन इतनी जरूरी है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ब्लाइंड और डफ एंड डम बच्चे हैं उनका तो अक्सर लोगों को पता है कि वो कैसे पढ़ सकते हैं। उनके लिए बुक्स भी हैं, ब्रेल बुक्स हो गई। अगर हमारे पास बुक्स की इधर मुल्तान में कमी है तो ये है कि उनको एटलीस्ट ऑडियो के जरिए पढ़ाया जा रहा है और उनके स्कूल में बच्चों की तादाद है बानिस्बत जो बच्चे हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं और जो माजूर बच्चे हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो भीख मांग रहे होते हैं या उनको घर में बस एक जगह ही बिठा लिया जाता है। और आसमा कुछ हमारे माशरे की जो तल्ख हकीकतें हैं वो ऐसी भी हैं कि मैं जब ये इस स्कूल में गई तो ये बच्चों को ना महीने में बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म, जूते देते हैं, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है महीने की इन बच्चों को। तो वो इसलिए होती है ताकि जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो उनका नहीं हो सक रहा तो वो उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और पिक एंड ड्रॉप की भी हर स्कूल में सहूलत है। तो मुझे एक प्रिंसिपल ने बताया कि एक बच्चा था, हमने उसको जूते दिए नए, मेंटली चैलेंज बच्चा। तो अगले दिन आया तो उसने पुराने वो फटे हुए जूते पहने थे। तो हमने उससे पूछा अपनी लैंग्वेज में कि आपने वो नए जूते क्यों नहीं पहने? तो उसने कहा वो मेरी जो अम्मी है उन्होंने भाई को दे दिए। तो कहती मुझे फील हुआ, मैंने बकायदा उसकी मदर को बुलाया और पूछा
कि भाई हम इस बच्चे के जूते आपने उसको क्यों दिए। मैंने कहा इस बच्चे का क्या है, ये तो इतनी मतलब इसकी हाँ, पढ़ाई इसी इतनी जरूरी नहीं हमारे है यहाँ- जितनी मेरे दूसरे नॉर्मल बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल। जरूरी है। हमारे यहाँ ये जो तल्ख रवैये हैं ये कहीं ना कहीं जो है हमारी जिंदगी पर असरअंदाज भी हो रहे होते हैं। इसमें मजीद भी हम जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही सर हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जाहिर सी बात है एक ऐसा इदारा है जहाँ पर बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, एक डिग्री हासिल करते हैं और फिर आगे अपना फ्यूचर तलाश करते हैं कि किसी जगह पर जो है वो अपने आप को वो सेट कर सकें। पर हमारे यहाँ बदकिस्मती ऐसी है कि एजुकेशन की जिस तरीके से हम बात करेंगे, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं। वहाँ हम ये इदारों के सरबराहों की भी थोड़ी सी बात करेंगे कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों और उसके बाद जो है वहाँ पर हम देखें वहाँ पर कोई सरबराह ही नहीं है, कोई वीसी नहीं है जो तमाम वो कहते हैं कि रहनुमाई कर सकें, स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं, टीचर्स के क्या मसाइल हैं, यूनिवर्सिटीज़ को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो हम देखते हैं तो चीज़ें आपको जो है वो इस तरह की नज़र आती हैं कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके सख्त परेशानी में चले जाते हैं कि आगे जब इस तरीके का मयार होगा, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी तो हम अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं पढ़ाई की तरफ। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक बड़ा एक आजकल क्रिटिकल मैटर है। 25 से 30 यूनिवर्सिटी हैं जिसके वाइस चांसलर्स अभी जो उनकी रिक्रूटमेंट उसकी चल रही है, प्रोसेस, इंटरव्यूज बड़े अरसे से हो रहे हैं। उसके बाद भी इंटरव्यूज के बाद भी कोई स्टे ले लेता है, कोई कुछ हो जाता है। तो फिर पहले जब मलिक साहब गवर्नर थे तो उन्होंने प्रो वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी का जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होता था तो वो उसको कर दिया था कि अब अगर इन द एब्सेंस ऑफ द रेगुलर वाइस चांसलर ये प्रो वाइस चांसलर एक्ट करेगा। लेकिन अब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अब ग्रुपिंग है यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह पे, कई ठीक भी हैं लेकिन कई जगह पे जहाँ पे ग्रुपिंग होती है ना, वो प्रो वीसी का एक अपना ग्रुप है, बाकी प्रोफेसर एक तरफ वो अलग है। वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल जो तालीमी में आ रहा है वो मुतासर होता है। ऊपर से फिर इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था कि जी कि आप किसी किस्म की मीटिंग और किसी किस्म की सिलेक्शन बोर्ड नहीं कर सकते। अब किसी डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का बूम पे है, बहुत जबरदस्त इस वक्त, उसकी अगर टीचर उसके चाहिए और वो सिलेक्शन बोर्ड नहीं करवा सकता, ऊपर से नया वीसी भी नहीं है, तो हाउ टू रन द थिंग्स। तो इस तरह के मसाइल सिंडिकेट नहीं कर सकते। सिवाय फाइनेंस एंड प्लानिंग के इश्यूज, जो बजट होता है उसके अलावा किसी चीज की इजाजत नहीं थी कि आपका जो एडिशनल चार्ज वाला वाइस चांसलर को डिसीजन ले सके। तो ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। तो होना तो ये चाहिए आइडियली कि जैसे एक वीसी का टेन्योर खत्म हो रहा है, इन द मीन वाइल उसका एडवर्टीजमेंट आ जाए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में टाइम लगता है। फिर उसकी सर्च कमेटी होती है जो कि बड़े इलीट किस्म के ग्रुप्स जो मेंबर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कोई अदलिया के, कोई जज भी हो सकते हैं, कोई एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके होते होते 10-15 दिन के अंदर मैक्सिमम कोई ना वीसी अपॉइंट हो जाए। लेकिन ये जो एक दूसरे के साथ लेग पुलिंग है, हमें अपने ना एथिकली अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से हम बात करते हैं कि टीचर्स की भी परफॉर्मेंस के हवाले से कि टीचर्स को आया वो ट्रेनिंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं, जाहिर सी बात है हमने जहाँ बात करते हैं कि तरबियत भी हमारी कहीं ना कहीं अब देखने में नहीं नजर आती, चाहे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें, चाहे हम कॉलेज लेवल पे बात करें या फिर स्कूलों में बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हाँ जी मसाइल तो हैं। मतलब आप जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो कोशिश यही होती है कि ये जो टीचर है इसके पास तमाम एक्सपर्टीज हों। लेकिन अब ये लॉयल्टी है ना कि अपने प्रोफेशन के साथ वो कितनी मोहब्बत करता है और कितना वो डिलीवर कर रहा है, तो ये जो सा है ये एक क्वेश्चन समटाइम्स होता है। लेकिन ये वाइस चांसलर की वैसी जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट से ही फीडबैक ले, स्टाफ से ही फीडबैक ले और देखे कि वो टीचर जो उनसे कंटेंट्स को कैसे कवर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एटलीस्ट जो है ना कोर्स प्लान, वैसे सब में बनता है, कोर्स प्लान होता है, वीक प्लान होता है कि ये कंटेंट्स कवर होने चाहिए। अगर वो कवर नहीं होते तो फिर टीचर की सरजनिश होती है कि आपने ये क्यों नहीं कवर किया, क्या वजह है। फिर रिजल्ट जो है वो इस चीज को डिस्क्राइब करता है कि इस टीचर ने क्या पढ़ाया और बच्चों ने क्या हासिल किया। तो वो और क्वेश्चन पेपर किस मेयार का दिया, बाज का दिया होता है टीचर का ये 10 सवाल इसमें से 5 आ जाएंगे तो काम ही आसान हो गया।
तो बात यह है कि इंजीनियरिंग में जो है ना, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द इनोवेशन, नई चीज। तो थोड़ा सा चैलेंज होना चाहिए बच्चे, ताकि आगे जो मतलब वैसे तो कहते हैं हम जिंदगी के में रोज आपको जो है हर स्टेप पे नया सीखने को मिलता है, तो वो सीखना जो है वो तो आप जब तक कब्र में नहीं उतरते तब तक आपने सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। सर आप वैसे बीइंग अ टीचर भी, आप इस टाइम इदारे के सरबराह भी हैं, क्या समझते हैं आप इस तालीमी मेयार से जो है वो? इत्मीनान तो उस वक्त होगा कि जब हमारे पास, जैसा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे, उसके पास कुछ रिसोर्सेज और लैब्स, हम चाहते हैं लैब्स बने, बच्चे अपने स्किल्स, जिस तरह आपने स्किल की बात की, एक होता है साइकोमोटर कहते हैं कि जो हैंड्स ऑन स्किल है ना, ये टर्म डिफाइन की गई है एजुकेशन में। इससे पहले कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव में यू विल बी यूजिंग योर ब्रेन, तो वो होता है थ्योरेटिकल चीजें। फिर उस थ्योरी को आप अप्लाई तो करें। जो चीज यहाँ पे चल रही है, अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बिहाइंड दिस वायरलेस कम्युनिकेशन, उसके एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। अगर आप वायरलेस चार्जिंग कर रहे हैं मोबाइल की, तो आपके पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए जहां से आपको पता लगे कि यू आर मेकिंग दिस इक्विपमेंट, कि वायरलेस चार्जिंग है। जिस तरह अभी मैंने नई चीज शुरू की है, मेक इन पाकिस्तान के नाम से, तो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया था मैंने, तो वो बड़े खुश हुए। हमने इलेक्ट्रिक बाइक बना ली है अपनी लैब के अंदर, वैसे जो है चाइना में बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी लैब के अंदर बनाई है, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई, वो चल रही है। वो पीएन जो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो, उनको आज वो कुछ करना चाह रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने, कईयों ने गाड़ियां बनाई, किसी ने प्लेन के हवाले से कोई ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आते रहे, लेकिन बहुत अरसे बाद जब देखते हैं तो वो नजर नहीं आते। अच्छा, इसकी वजह है, अब देखें, मैं एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटी में बनाने की इजाजत मिली है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जब बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा, वी विल बी मेकिंग अवर ओन प्रोडक्ट्स, और हम लोगों को देंगे सस्ते दामों, ताकि इतना हम वो आम कमर्शियल तो नहीं है लोग के हम मुनाफे कमाएं, सिर्फ ये है कि लोगों की भी सर्विस हो जाए, और कुछ जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑनरेरियम मिल जाए, तो वो कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही जो है अलिशबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।